बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर 2 में प्राइमरी फंक्शंस को डिस्कस किया था, जो कि कमर्शियल बैंक के दो फंक्शंस में से एक फंक्शन है। दो फंक्शंस जो हैं वो प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो प्राइमरी फंक्शंस को डिस्कस किया था और उसके दो सब कैटेगरीज रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टूवर्ड्स सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस के मज़ीद दो कैटेगरीज हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एंड एजेंसी सर्विसेज। आइए देखते हैं कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज बैंक जो है वो दे रहा होता है मुख्तलिफ अपने कस्टमर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या चीज़। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली ये एक बैंक इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर। वो ये बता रहा होता है बेसिकली कि ये इम्पोर्टर जो है, ये इम्पोर्ट जो कर रहा है, गुड्स इम्पोर्ट कर रहा है, ये एक रिलायबल बंदा है। ठीक है, उस पे उसके ट्रस्ट पे जो है, उसके इंटरेस्ट पे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा होता है। ऑन द बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर बैंक एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज़ होती, क्या चीज़ है ये बेसिकली एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जो कि बैंक जो है वो ऑन द बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर एक्सेप्ट करता है और ये बता रहा होता है कि पेमेंट जो है वो उसकी श्योरिटी होती है एक तरीके से। इसके अलावा और भी कैटेगरीज हैं क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका एक पूरा चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, पूरा एक टॉपिक है, पूरा एक चैप्टर है। उसके साथ और भी हमारे पास क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक एलसी, ठीक है, प्रोमिसरी नोट्स, ये सब चीज़ें क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में आ रही होती हैं। इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ये बता दिया मैंने आपको, लेकिन डिस्काउंटिंग क्या चीज़ है। डिस्काउंटिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक्सपोर्टर हूँ और मैंने जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया हुआ है इंपोर्टर के बैंक को, और उसमें ये लिखा हुआ है कि मुझे पेमेंट जो है वो रिसीव होगी आफ्टर 90 डेज़। राइट, अब मैं 90 डेज़ तक का इंतज़ार नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे जो है वो अर्जेंट कोई कैश की रिक्वायरमेंट आ पहुंची है और मुझे पता है कि ये मेरे पास एक दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट, ये बिल ऑफ एक्सचेंज मौजूद है जिसमें ये ऑप्शन मौजूद होता है कि आप इसको डिस्काउंट करवा सकते हैं। डिस्काउंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप ये डॉक्यूमेंट किसी भी बैंक में लेके जाएंगे, जो आपका रिस्पेक्टिव बैंक है वहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, और उसे कहेंगे कि मुझे पैसों की नीड है, और बैंक जो है आपका वो बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर देगा। यानी फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके जो बिल ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट है वो 1 मिलियन है। ठीक है, और जो भी परसेंटेज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या वो परसेंटेज चल रही होती है उस वक्त, उस हिसाब से वो डिडक्शन करेगा, उसमें जो है अपना प्रॉफिट काट लेगा और बाकी के पैसे आपको दे देगा। लेट्स से कि आपको 1 मिलियन में से 9,50,000 जो है वो आपको दे देता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, डिस्काउंटिंग। एक्सेप्टिंग भी बता दिया मैंने आपको कि ये जो है बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर इसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। रीडिस्काउंटिंग इट इज़ अ बेसिकली फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, लेकिन ये इसकी ज़रूरत पड़ती है इसको कमर्शियल बैंक को। ठीक है, जब कमर्शियल बैंक के पास भी कोई कैश के शॉर्टेज हो जाती है तो और वो मज़ीद वेट नहीं कर पा रहा होता उस 90 डेज़ का या 60 डेज़ का, तो वो अपने डॉक्यूमेंट को, कमर्शियल बैंक जो है अपने डॉक्यूमेंट को सेंट्रल बैंक में जमा करवाता है और उसको रीडिस्काउंट करवाता है। ठीक है, ये बेसिकली इट इज़ अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। लेकिन यहाँ लिखने का मकसद ये है कि अगर शॉर्टेज हो जाती है कैश की कमर्शियल बैंक के पास भी, तो वो फिर क्या करे, तो उसके फंक्शन में ये एक रीडिस्काउंटिंग भी शामिल हो जाती है कि वो रीडिस्काउंटिंग करवा लेता है सेंट्रल बैंक से। ठीक है, तो ये हल्का सा एक इंट्रोडक्शन था बिल ऑफ एक्सचेंज। ये पूरा मैं आपको फिर से बताऊं, ये पूरा टॉपिक है, इसको हम मज़ीद इन डेप्थ पढ़ेंगे। इसका हम स्पेसिमेन देखेंगे किस तरीके से ये बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती हैं, उसकी क्या क्या कंटेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में मज़ीद कुछ चीज़ें हैं लाइक ट्रांसफरेंस ऑफ मनी। ये एक बहुत ही बेसिक फंक्शन है हमारे कमर्शियल बैंक्स का, कि वो जो है आपके पैसे को एक शख्स से दूसरे शख्स के पास, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास, एक ऑर्गेनाइजेशन से किसी बंदे के पास,
ठीक है, किसी एक एम्प्लॉय के पास, ठीक है, और किसी एक वेंडर से आपके पास। मतलब ये जो है ट्रांसफरेंस ऑफ मनी पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू पर्सन, पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ें कौन देख रहा होता है? बैंक देख रहा होता है। और ज़रूरी नहीं कि आप जो ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो ये फंक्शन कर रहे हैं, वो विद इन द सिटी हो, बल्कि विद इन द कंट्री आप कर सकते हैं कि आप जो है कराची में बैठे हुए हैं, लेकिन आपने पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र लाहौर में करनी है, तो ये भी आसानी से हो सकता है। ठीक है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं कि आप लिफाफे में पैसा डाल के जो है लाहौर भेजें। ठीक है, इट्स नॉट सेफ़। तो इस क्या लिखा हुआ आगे ये भी देखें कि ये सेफ़ भी है, चीपर भी है, रिलायबल भी है और क्विक भी है। लेट्स से कि अगर पहले की हम बात करें तो पहले जो है वो कहीं पैसे ले जाने होते थे तो बड़े छुपा के और लेके जाया करते थे, और बीच में रिस्क बहुत इन्वॉल्व हुआ करता था, वो सेफ़ तरीका नहीं था। लेकिन ये जब बैंकिंग सिस्टम आया है तो ये ट्रांसफरेंस ऑफ मनी बहुत ज़्यादा क्विक, बहुत ज़्यादा सेफ़ और बहुत ज़्यादा चीपर भी हो गया है। ठीक है, अच्छा, ज़रूरी नहीं कि विद इन कंट्री हो, ठीक है, आउटसाइड द कंट्री आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, आगे हम इसको मज़ीद ट्रैवलर चेक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम रेमिटेंसेस वगैरह वो कर रहे होते हैं। ठीक है, 3 ये है क्रेडिट क्रिएशन के हवाले से कि बेसिकली बैंक जो है वो किस तरह, जिस तरह आप घर में बैठ के सालन बना रही होती है मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट डाल के, तो किस तरह ये बैंक का एक फंक्शन है कि वो पैसे से कितना लोन बना सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे होते हैं तो बैंक उस 10,000 से कितना मज़ीद क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। मैं आपको अभी एक टेक्निक डिस्कस करूंगा ताकि आपको पता चले कि बैंक जो है वो किस तरीके से क्रेडिट की क्रिएशन कर रहा होता है। ठीक है, जब आप डिपॉजिट्स बैंक को करवा रहे होते हैं, ठीक है, और बैंक किसी को लोन दे रहा होता है, तो बेसिकली ये 2 काम ही क्या होते हैं? क्रेडिट की क्रिएशन का एक हिस्सा होता है। इसमें होता क्या है कि जब आप लोन ले रहे होते हैं बैंक से, तो बैंक आपका जो है ना एक अकाउंट खोल देता है। क्या करता है? बोरोवर जब लोन ले रहा होता है तो बैंक क्या करता है? आपके नाम का अकाउंट खोल देता है, मतलब बोरोवर के नाम का। फॉर एग्जांपल, अब मिस्टर ए जो हैं वो लोन लेने के लिए जा रहे हैं, उनको लोन मिल गया है, और बैंक क्या करता है? मिस्टर ए के नाम का एक अकाउंट खोल देते हैं अपने बैंक में। ठीक है, और बैंक साथ में क्या एडवाइस करता है उस बोरोवर को? वो ये कहते हैं कि आपने जो पेमेंट निकालनी है ना, वो चेक के जरिए निकालनी है, आपने कैश नहीं करवाना। इट्स वन ऑफ द टेक्निक। ठीक है ना, ये टेक्निक है, बहुत सी टेक्निक में से एक टेक्निक ये है कि बैंक जो है वो एडवाइस कर रहा होता है आपको कि आपने कैश नहीं करवाना, आपने क्या करना है? चेक से पैसे निकलवाने। ठीक है, यानी बैंक ने क्या किया? आपका जो है अकाउंट खोल दिया, ठीक है, उस अकाउंट में आपकी लोन की अमाउंट डाल दी, और आपको ये एडवाइस किया कि आपने ये पैसे जो हैं वो कैश से नहीं बल्कि चेक से निकालना है। ठीक है, उसने चेक काट दिया, उसने चेक काटा, और चेक जब वो किसी को कैश करवाएगा या रिलीज़ करवाएगा या किसी न किसी को पेमेंट करेगा ना चेक की, वो लोन ले रहा है तो किसी न किसी को पेमेंट करनी होगी उसको, तो वो पेमेंट किससे करेगा? चेक के जरिए करेगा। और वो चेक जो है वो कहीं किसी न किसी बैंक में या सेम बैंक में या उसी सेम बैंक किसी ब्रांच में वो चेक जमा करवाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि 10,000 का जो मिस्टर बी ने जो डिपॉजिट करवाया, ठीक है, 10,000 डिपॉजिट करवाया, इसमें एक फंक्शन आ जाता है CRR का, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10% है वो हम पढ़ेंगे CRR है क्या 10%। मतलब ये CRR मैं आपको बता दूं, हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि CRR बेसिकली कैश रिजर्व रेशो होता है, जो बैंक को एक सर्टेन अमाउंट सेंट्रल बैंक की तरफ से हिदायत होती है कि आपने ये अमाउंट रखनी है अपने पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10% है तो 10,000 का 10% 1,000, ये जो है CRR है, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, कैश रिजर्व, और बाकी जो बचे वो 9,000, ये किस लिए है? लोन देने के लिए। ठीक है, ये जो है बैंक लोन दे सकता है इसका। अब 9,000 ये मिस्टर ए को देता है। ठीक है, मिस्टर ए जो है वो किसी ब्रांच में जमा करवाते हैं, फॉर एग्जांपल HBL में जमा करवाते हैं। ठीक है, HBL में जमा करवाते हैं। अब HBL के पास कितने पैसे आए डिपॉजिट में? 9,000। ठीक है, HBL के पास 9,000 आए। अब ये क्या करेंगे? इसमें से मल्टीप्लाई फिर 10% करेंगे, और आपका जो है जो बनता है 900।
ठीक है, 900 तो ये बन जाएगा 8,100। ठीक है, ये क्या बचा, ये अब HBL के लिए क्या है कि ये जो है वो लोन दे सकता है। इसी तरह फिर वो बोलेंगे कि आप चेक के जरिए इशू करें। तो ये पूरी एक चेन है, जब तक ये ज़ीरो नहीं हो जाता बैंक जो है उसको बार बार री इशू कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन था क्रेडिट मनी के हवाले से कि किस तरह से क्रिएशन ऑफ क्रेडिट की जाती है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स अनदर फंक्शन ऑफ बैंक विच इज़ शेयर एप्लीकेशंस, इशुएंस ऑफ शेयर एप्लीकेशंस। ये क्या है, ये बेसिकली कमर्शियल बैंक हमारी जो कंपनीज़ हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये फंक्शन दे रहा होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली वो कर क्या रहा होता है, किस तरह सर्विस दे रहा होता है कि वो कंपनी से ये कहता है कि हम जो है आपके शेयर्स की एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे और आपकी जो पेमेंट आ रही होंगी उसके अगेंस्ट में वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, तो जितने भी शेयर्स हैं, लेट्स से कि 1 लाख शेयर्स हैं। ठीक है, 1 लाख शेयर्स में से एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं वो हैं 90,000। ठीक है, 90,000 की शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, अभी भी 10,000 की शेयर एप्लीकेशन रिसीव होना बाकी हैं और डेडलाइन भी ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो वो 10,000 जो बचे हैं एप्लीकेशंस आना, वो क्या करेगा, वो बैंक ले लेगा, बोलेगा ये मैं ख़रीद लेता हूँ, कंपनी से ये कहेगा कि ये मैं ख़रीद लेता हूँ। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इस फंक्शन को हम कहते हैं अंडरराइटिंग ऑफ शेयर। तो ये भी एक इसके काम का हिस्सा है कि वो शेयर एप्लीकेशंस को इशू करता है, एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करता है। अगर जो एप्लीकेशंस हैं वो कम रिसीव हुई हैं तो जो बैलेंस शेयर्स हैं वो अंडरराइट कर लेता है, वो खुद ख़रीद लेता है। और अगर ऐसा होता है कि 1 लाख शेयर्स इशू करने थे और एप्लीकेशन जो है रिसीव हुई हैं 1,10,000, तो मतलब एक्सेस रिसीव हो गई, तो बाकी जो है बैलेटिंग के ज़रिए 10,000 जो है वापस कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक सर्विसेज थे। इसके मज़ीद हैं कैटेगरीज, हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।